Hi everyone, I'm Apurv Tandon. I'm a student at the undergraduate department of computer science at IIT Kanpur. And today we're gonna talk about limits and derivatives. This is the fifth lecture. We've covered four lectures where we discussed various topics of limits, derivatives. हमने डिस्कस किए कि डिफरेंट इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स के सोल्यूशन कैसे ढूंढते हैं और डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या होती है, उसे फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे ढूंढते हैं। तो हमने ये सब कवर कर लिया है। अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा उन्हें देख लें। इस लेक्चर में हम डेरिवेटिव्स के कुछ फर्दर कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो क्लास 11 के डेरिवेटिव चैप्टर को कंप्लीट करेगा, और हम कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स भी देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स, ताकि मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को हम एक ही क्वेश्चन में यूज कर पाए। तो हम पहले एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। Let f be a function from the set of real numbers to the set of real numbers. So this is a real valued function, मतलब इसके रेंज में सारे वैल्यूज रियल नंबर्स हैं for all x and y belonging to the set of real numbers, such that the absolute value of the difference of f of x and f of y, mod f of x minus f of y, is less than or equal to mod x minus y whole cube. Now show that f of x is a constant function. इस इनइक्वालिटी को पहले जब हम क्वेश्चन में देखते हैं तो हमें एक चीज याद आनी चाहिए कि डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल्स का फॉर्म भी कुछ ऐसा ही था। बस ये डिफरेंस है कि डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल्स में हम लिमिट h y टेंड्स टू x f of x माइनस f of y बाय x माइनस y लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही फॉर्म दिख रहा है हमें, पर यहाँ पे राइट हैंड साइड में मॉड x माइनस वाई होल क्यूब है। तो हम अगर एक मॉड x माइनस वाई को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएं डिनोमिनेटर में, then we will get mod of f of x minus f of y by mod of x minus y is less than equal to mod x minus y whole square. तो ये लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल्स के फॉर्म में आ गया है। द ओनली थिंग रिमेनिंग इज हमारे फर्स्ट प्रिंसिपल्स फॉर्मूले में एक लिमिट भी था, लिमिट एज y टेंड्स टू x ऑफ f of x minus f of y by x minus y। यहाँ पे मॉड्यूलस है तो x टेंड्स टू बाय y टेंड्स टू x दोनों ले सकते हैं। तो अगर हम फर्स्ट प्रिंसिपल्स वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें इस क्वेश्चन को, तो पहले हमें दोनों साइड में लिमिट लेना पड़ेगा। तो पहले इक्वेशन में लिमिट लें, तो यहाँ पर लिमिट लें, तो हमारे पास ये लिमिट आएगा जो आपको पता है, दिस इज नथिंग बट द डेरिवेटिव ऑफ f एट x, f डैश x। तो दोनों साइड लिमिट लेने पर राइट हैंड साइड पर अगर y x पे टेंड करता है, इफ y अगर y x के पास आता जाता है, तो मॉड ऑफ x माइनस वाई जीरो के पास आता जाता है। तो जब हम लेते हैं लिमिट y टेंड्स टू x ऑफ मॉड f ऑफ x माइनस f ऑफ y बाय x माइनस y, उस वो दैट इज लेस देन इक्वल टू लिमिट एज y टेंड्स टू x ऑफ मॉड x माइनस y होल स्क्वायर। और हमें पता है कि किसी फंक्शन का लिमिट लें और वो फंक्शन मॉडुलस के अंदर हो तो उसका लिमिट पॉजिटिव आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो डाल दिया। अब लिमिट लेने पर हमारे पास इनइक्वालिटी आता है जीरो लेस देन इक्वल टू एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो से बड़ा भी है और जीरो से छोटा भी है तो इसका मतलब यही है कि एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो है। और प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव से आपको याद होगा, अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो है, अगर किसी फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो है, तो वो कांस्टेंट फंक्शन है, मतलब उसकी वैल्यू हमेशा किसी भी एक्स वैल्यू के लिए सेम रहती है। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज अ कांस्टेंट फंक्शन। तो यही पूछा गया था क्वेश्चन में कि हमें ये प्रूव करना है एफ ऑफ एक्स कांस्टेंट फंक्शन है, और ये हमने प्रूव कर लिया उसका डेरिवेटिव को जीरो दिखा के। तो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हमने पिछले लेक्चर में देखे थे, किस डिफरेंट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या होती है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर मल्टीपल फंक्शंस को एक साथ जोड़ा जाए, जैसे एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स लिया जाए, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, या दो फंक्शंस की कॉम्पोजिशन जैसे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, अगर ये सारे फॉर्म्स दिए जाए तो इनके डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ये बेसिक रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन के अंडर आता है। तो हमारा डिफरेंशिएशन का पहला रूल, द डेरिवेटिव ऑफ k टाइम्स u ऑफ x। यहाँ u ऑफ x कोई फंक्शन है, कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है, और k कोई स्केलर है, कोई कांस्टेंट है। तो अगर हम इस पूरे टर्म का डेरिवेटिव लेना चाहें k टाइम्स एनी फंक्शन ऑफ x, दैट इज द सेम एज k टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन ऑफ x। तो मतलब हम कांस्टेंट को फंक्शन के बाहर ले सकते हैं।
if we want to take the derivative of k times u of x, it is the same as the k times the derivative of u of x. So d by dx of k u of x is equal to k times d by dx of u of x. Secondly, अगर किन्हीं दो फंक्शंस के सम या डिफरेंस का डेरिवेटिव लेना चाहे हम, तो उनके इंडिविजुअल डेरिवेटिव्स का सम और डिफरेंस के बराबर होता है. तो मतलब d by dx of u of x plus या minus v of x is the same as the derivative of u of x plus or minus the derivative of v of x. तो उनके इंडिविजुअली हम उनका डिफरेंशिएशन ले सकते हैं, ना कि पूरे सम का एक साथ. तो ये सेकंड रूल है डिफरेंशिएशन का कि d by dx of u of x plus or minus v of x is d by dx of u of x plus or minus d by dx of v of x. यहाँ u और v दोनों x के फंक्शंस हैं. तीसरा रूल प्रोडक्ट रूल कहलाता है. ये काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा काउंटर इंटुइटिव भी लगता है, पर धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा कि ये क्यों है. अभी के लिए ये हम लर्न कर लेते हैं कि इफ वी वांट टू टेक द डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, यहाँ u of x और v of x दो फंक्शंस हैं, उनके प्रोडक्ट का डेरिवेटिव हम लेना चाहें, सो दैट इज द सेम एज u of x इनटू डेरिवेटिव ऑफ v of x प्लस v of x इनटू डेरिवेटिव ऑफ u of x. d by dx of product of two functions u of x into v of x is the same as एक फंक्शन को बाहर ले लो और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव लो, प्लस दूसरे फंक्शन को बाहर लो और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लो, u of x into d by dx of v of x प्लस v of x into d by dx of u of x. ये प्रोडक्ट रूल कहलाता है. हमारा चौथा रूल कोशेंट रूल है. जैसे हमने प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस के लिए एक रूल सीखा था, वैसे ही अगर दो फंक्शंस को डिवाइड किया जा रहा हो तो उसके लिए भी एक रूल होता है, और वो प्रोडक्ट रूल कहलाता है, कोशेंट रूल कहलाता है. तो द डेरिवेटिव ऑफ u of x by v of x, अगेन u of x and v of x आर टू फंक्शंस. u of x न्यूमरेटर में एक फंक्शन है, v of x डिनोमिनेटर में एक फंक्शन है. तो d by dx of u of x अपॉन v of x, हम इस फॉर्मूले में देखिए कि v of x पहले, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं था, कौन सा फंक्शन पहले बाहर ले रहे हैं और फिर डेरिवेटिव ऑफ अदर फंक्शन ले रहे हैं. जैसे u of x पहले बाहर ले लिया, फिर d by dx of v of x लिया, फिर प्लस किया v of x इंटू d by dx of u of x. वहां पे फर्क नहीं पड़ रहा था कि पहले हम u of x को बाहर लें या पहले हम v of x को बाहर लें, क्योंकि वहां एडिशन हो रही थी. पर कोशेंट रूल में न्यूमरेटर में हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दो टर्म्स को, तो यहाँ पे ऑर्डर बहुत मैटर करता है. इसलिए ध्यान रखिएगा, पहले हम डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को बाहर लेते हैं. कोशेंट रूल में अगर d by dx of u of x by v of x दिया गया है, तो हम v of x को बाहर लेते हैं, फिर d by dx of u of x लेते हैं, माइनस u of x इंटू d by dx of v of x डिवाइडेड बाय v of x होल स्क्वायर. तो यहाँ पे फॉर्मूला है d by dx of न्यूमरेटर फंक्शन बाय डिनोमिनेटर फंक्शन इज इक्वल टू डिनोमिनेटर फंक्शन, उसे बाहर ले लिया, इंटू d by dx of न्यूमरेटर फंक्शन. पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लिया जाता है, तो डिनोमिनेटर फंक्शन into d by dx of the numerator function minus numerator function into d by dx of the denominator function divided by the denominator whole square. ये quotient rule कहलाता है. पांचवा रूल डिफरेंशिएशन का कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शंस के लिए है. इसे चेन रूल कहते हैं. ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चंस के लिए. इन रूल्स को सीखने का महत्व यही है कि हमने लिमिट्स में लोपिताल मेथड सीखा था और उसमें डिफरेंशिएशन अप्लाई हो रही थी. अगर लोपिताल मेथड वाले क्वेश्चंस में सिंपल फंक्शन ना देके किन्हीं दो फंक्शंस के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट या उनके कोशेंट या उनके कॉम्पोजिशन के फॉर्म में दिया गया हो, तो हम इन रूल्स को अप्लाई करेंगे. इसलिए इन्हें सीखना जरूरी है इस पॉइंट पे. तो हमारा पांचवा रूल d by dx of f of g of x, इसे कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शंस कहते हैं. एक तो फॉर्म हमारा सिंपल फॉर्म होता है f of x, वहां पे हम x का फंक्शन ले रहे हैं f, और x पे कुछ करके एक f of x की वैल्यू निकाल रहे हैं. यहाँ पे पहले हम g of x की वैल्यू निकाल रहे हैं, फिर उस वैल्यू को x की तरह सब्स्टिट्यूट करके f की वैल्यू निकाल रहे हैं. तो d by dx of f of g of x, g of x यहाँ पे f of x का आर्ग्यूमेंट है, तो f of g of x इज इक्वल टू f डैश ऑफ g of x, मतलब द डेरिवेटिव ऑफ f एट g of x. g of x की जो भी वैल्यू आ रही है
उस पर f का डेरिवेटिव इंटू g डैश ऑफ x। ये चेन रूल कहलाता है द डी बाई डी एक्स ऑफ वन फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन। यहाँ पे एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का आर्ग्यूमेंट बन रहा है इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ द आउटर फंक्शन at the point taken by the inner at the value taken by the inner function f dash of g of x। पहले f dash x निकालेंगे, फिर x की जगह g of x सब्स्टिट्यूट करेंगे। f dash of g of x into g dash of x, ये चेन रूल कहलाता है। ये सारे रूल जो हमने स्टडी किए, ये किसी भी नंबर ऑफ फंक्शंस के लिए जनरलाइज किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सम या डिफरेंस का डिफरेंशिएशन रूल जनरलाइज करना चाहे तो f1 of x प्लस f2 of x प्लस सो ऑन प्लस fn of x, उस पूरे टर्म का डेरिवेटिव लिया जाए तो दैट इज द सेम एज द सम ऑफ द डेरिवेटिव्स ऑफ ईच इंडिविजुअल फंक्शन। सिमिलरली प्रोडक्ट रूल के लिए भी अगर हम बहुत सारे फंक्शंस का डिफरेंशिएशन लेना चाहें तो एक के बाद एक फंक्शन को बाहर लेके बाकी सारे फंक्शंस का डेरिवेटिव लेंगे और वैसे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते जाएंगे। जैसे डेरिवेटिव ऑफ एफ जी एच, जहाँ एफ जी और एच सारे फंक्शंस हैं, दैट इज द सेम एज एफ डैश एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी इंटू एच एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम पहले फंक्शन को बाहर लेंगे, फिर दूसरे दो फंक्शंस का डेरिवेटिव लेंगे, फिर दूसरे फंक्शन को बाहर लेके बाकी दो फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे एंड सो ऑन। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं द डेरिवेटिव ऑफ एफ जी एच इज एफ डैश इंटू जी एच प्लस जी डैश इंटू एफ एच प्लस एच डैश इंटू एफ जी। तो वैसे ही इन सारे रूल्स को इन फंक्शंस के लिए जनरलाइज किया जा सकता है। तो इन रूल्स पर एक क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमें फंक्शन दिया गया हो एफ ऑफ एक्स इज एक्स टाइम्स टैन इनवर्स ऑफ एक्स, यहाँ पे टैन इनवर्स एक्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो f of x is equal to x times tan inverse x. Find the derivative of f at x is equal to 1. f dash 1 का मतलब है find the derivative of f d by dx of f of x when x is equal to 1. So पहले हम f dash x ढूंढेंगे, फिर x को 1 सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, एक तो अलजेब्रिक फंक्शन है x और दूसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है tan इनवर्स x। तो हम अगर f डैश x निकालना चाहें, डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। पहले हम x पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे जो 1 है, डी बाई डी एक्स ऑफ x इज 1, तो 1 इंटू टैन इनवर्स x। यहाँ पे हमने पहले टर्म में टैन इनवर्स x को बाहर ले लिया, तो 1 इंटू टैन इनवर्स x प्लस, अब दूसरे फंक्शन को बाहर लेंगे, यहाँ पे दूसरा फंक्शन x है, x को बाहर लिया इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स एक्स। यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स एक्स 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो हमारा एफ डैश एक्स आता है 1 इंटू टैन इनवर्स एक्स प्लस एक्स इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू पता है, हमें एफ डैश 1 की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए हम x इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट करेंगे, तो f डैश 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से आपको याद होगा कि tan इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाय 4 होती है। तो f डैश 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 व्हिच इज पाई बाय 4 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 स्क्वायर 1 बाय 2। तो f डैश 1 का आंसर आता है पाई बाय 4 प्लस 1 ओवर 2। एक और एग्जांपल देखते हैं, और फॉर बेस्ड अपॉन द रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे हमें फंक्शन दिया गया है लॉगरिथम ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स। अब आप देख सकते हैं पहले हमें एक फंक्शन दिया गया है log x, और log के अंदर एक और फंक्शन दिया गया है सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स। अब हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, तो इस फंक्शन के डेरिवेटिव के लिए हम रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन का पांचवा रूल यूज करेंगे, which is the rule for composition, chain rule of डिफरेंशिएशन। चेन रूल में कहा जा रहा था कि पहले हम आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे और x की जगह जो फंक्शन उसके अंदर था उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आपको याद होगा log x का डिफरेंशिएशन का वैल्यू 1 बाय x होता है, और यहाँ हम x की जगह जो फंक्शन उसके अंदर था उसकी वैल्यू लेंगे, तो f डैश x इज इक्वल टू 1 by secant x plus tan x. Secant x is 1 upon cos x. Tan x is sin x upon cos x.
इसलिए इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है कोसाइन एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स. So the derivative of f of x is equal to cosine x by 1 plus sin x minus into the negative of अब हम उसके अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे. तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव बहुत लंबा जाता है सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स का, आपको याद होगा फॉर्मूले से. तो इसे उस तरह ना सॉल्व करके हम पहले सीकेंट एक्स और टैन एक्स को साइन एक्स कॉस एक्स में कन्वर्ट करके फिर डिफरेंशिएशन की ट्राई करेंगे. तो वो लिखते हुए एफ ऑफ एक्स इज लॉगरिदम ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स. ये लॉगरिदम के रूल से लिखा गया है. सीकेंट एक्स इज 1 अपॉन कॉस एक्स, टैन एक्स इज साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स. तो लॉगरिदम ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, लॉग ऑफ a ओवर b इज इक्वल टू लॉग a माइनस लॉग b. तो इसलिए हम क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं, f ऑफ x इज लॉगरिदम ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस लॉगरिदम ऑफ कॉस एक्स. अब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे. f डैश एक्स जैसे हमने पहले किया था, लॉगरिदम का जो भी आर्ग्यूमेंट है वो हम डिनोमिनेटर में ले लेंगे. तो लॉगरिदम ऑफ 1 प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव is 1 upon 1 plus sin x into the derivative of the function inside. आपको याद होगा फॉर्मूला था f dash of g of x into g dash x. यहाँ पे f of x log x है और g of x 1 plus sin x है. तो f dash of g of x हम लिखेंगे 1 upon 1 plus sin x, that is f dash of g of x into g dash of x, डेरिवेटिव ऑफ g of x, और g of x की वैल्यू 1 plus sin x है. उसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमें 0 प्लस कॉस एक्स मिलेगा. 1 का डेरिवेटिव 0, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स. तो इसलिए इस फर्स्ट पहले टर्म के डेरिवेटिव की वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है. अब हम सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव लेंगे. ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डिफरेंस रूल से, डेरिवेटिव के डिफरेंस रूल से, अगर दो फंक्शंस का डिफरेंस दिया गया हो, उस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है. So that is the same as the derivative of each function subtracted, मतलब the difference of the derivatives. So the derivatives of the difference of two functions is the same as the difference of their derivatives. तो हमने पहले फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लिया है 1 upon 1 plus sin x, which is f dash of g of x into g dash of x cos x minus, अब हम log of cos x का डेरिवेटिव लेंगे. ये भी कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शंस हैं, जहां f ऑफ x जो आउटर फंक्शन है वो log x है और उसके अंदर वाला फंक्शन g ऑफ x कोसाइन x है. तो हम पहले f डैश ऑफ g ऑफ x लिखेंगे. log x की डिफरेंशिएशन की वैल्यू 1 ओवर x होती है. x की जगह हम g ऑफ x सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो दैट इज व्हाई द d by dx ऑफ log ऑफ cos x इज 1 ओवर cos x इनटू द डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x, g डैश ऑफ x. यहाँ g ऑफ x cos x था, तो g डैश ऑफ x माइनस साइन x है. इसलिए सेकंड टर्म की डिफरेंशिएशन की वैल्यू 1 अपॉन cos x इंटू नेगेटिव साइन x है, विच इज माइनस साइन x ओवर cos x. अब हमें डिफरेंशिएशन की वैल्यू मिल गई है. अब हम सिंप्लीफाई करेंगे कोसाइन x बाय 1 ओवर 1 प्लस साइन x प्लस साइन x बाय cos x. यहाँ माइनस साइन कैंसिल हो रहे हैं, प्लस साइन x अपॉन cos x. यहाँ पे एलसीएम लेते हुए कोसाइन x cos स्क्वायर x बन जाएगा. साइन x और 1 प्लस साइन x विल बिकम साइन x प्लस साइन स्क्वायर x. अगर हम एलसीएम ले, इस टर्म को हम यहाँ पर ले जाएं, साइन x इंटू 1 प्लस साइन x इज साइन x प्लस साइन स्क्वायर x, और यहाँ पर हमें मिलेगा कोसाइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय कोसाइन x इंटू 1 प्लस साइन x. अब न्यूमरेटर में हमें साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मिल रहा है, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए मैंने यहाँ 1 लिखा है. हमें न्यूमरेटर में कोसाइन स्क्वायर x इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हुए और साइन स्क्वायर x प्लस साइन x इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हुए 1 आ रहा है प्लस साइन x. सो न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन x और डिनोमिनेटर में कोसाइन x इंटू 1 प्लस साइन x. अब 1 प्लस साइन x कैंसिल हो जाएंगे और इस पूरे डिफरेंशिएशन की वैल्यू सीकेंट x है. अब यहाँ पे हमने ये पूरा सोल्यूशन लिखा था, डिफरेंशिएशन के वेरियस रूल्स अप्लाई किए थे. पर 12th ग्रेड में आप सीखेंगे कि ये बहुत स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन होती है. इनफैक्ट इसका इन्वर्स एक बहुत कॉमन इंटीग्रल होता है. इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट हम अगले साल पढ़ेंगे. बस अभी ये याद रखिएगा कि द डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम ऑफ सीकेंट x प्लस tan x इज सीकेंट x.
अगले साल हम डिफरेंशिएशन का इनवर्स कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जिसे हम इंटीग्रेशन कहते हैं। वह हम पूछेंगे कि किस फंक्शन का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स होता है। तो हमें ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि उस फंक्शन का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स होता है जिसका फॉर्म है लॉगरिथम ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स। तो ये याद रखना चाहिए हमें। तो अभी हम अम, कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स देखेंगे इन्हीं डिफरेंशिएशन और लिमिट्स के कॉन्सेप्ट्स पे, कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स। तो हमारा पहला प्रॉब्लम यहाँ पे दिया गया है, द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y of x has a unique tangent at the point a, 0 through which the graph passes। अब डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन के दो मतलब होते हैं। एक तो स्लोप ऑफ टैंजेंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, किसी इंस्टेंटेनियस पॉइंट पर टैंजेंट टैंजेंट का स्लोप जो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ कॉर्ड का स्लोप होता है। तो द टैंजेंट द स्लोप ऑफ द टैंजेंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, या डिफरेंशिएशन का दूसरा मतलब होता है द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एफ ऑफ एक्स या डिक्रीज ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ ऑफ एक्स एक्स के हिसाब से कितना तेज बढ़ रहा है। तो डिफरेंशिएशन के ये दो मतलब होते हैं। अगर इन दोनों टर्म्स का मेंशन किया जा रहा हो किसी क्वेश्चन में, तो हमें इमीडिएटली डिफरेंशिएशन के बारे में सोचना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में हमने देखा y is equal to f of x has a unique tangent at a point। जैसे ही tangent बोलते हैं हमें डिफरेंशिएशन याद आना चाहिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन से हमें tangent का स्लोप मिलता है। और यूनिक tangent at a point मतलब उस tangent की एक यूनिक स्लोप है। दैट इज अनदर वे ऑफ सेइंग, ये यही कहना चाह रहे हैं कि जो लिमिट हमने फर्स्ट प्रिंसिपल्स में सीखा था, द लिमिट एज h टेंड्स टू 0 f of x plus h minus f of x by h, which is nothing but the derivative of f, उसका लिमिट एग्जिस्ट करता है। मतलब f dash x की कुछ यूनिक वैल्यू आ रही है, इज नथिंग बट f of x इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट, उसकी डेरिवेटिव निकाला जा सकता है। तो यूनिक टैंजेंट का यही मतलब है कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है उस पॉइंट पे। तो ये उसी उसी को कहने का दूसरा तरीका है कि यूनिक टैंजेंट एग्जिस्ट, दैट इज इक्विवेलेंट टू इट इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट, या इट्स स्लोप एग्जिस्ट, इट हैज अ यूनिक स्लोप एट दैट पॉइंट। तो और द लिमिट ऑफ बाय फर्स्ट प्रिंसिपल्स एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट, ये सारी चीजें एक ही हैं। तो if the graph of the function y is equal to f of x has a unique tangent at a point a, 0 through which the graph passes, then evaluate this limit। अब आप सोचिए, हमें ये क्यों दिया गया है कि द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट a, 0। लिमिट्स के पूरे चैप्टर में हमने डिफरेंशिएशन एक ही कॉन्सेप्ट में अप्लाई किया था, और वो था लोपेताल रूल। तो आपको सोचना चाहिए कि शायद हमें यहाँ लोपेताल रूल अप्लाई करना हो। तो और लोपेताल रूल अप्लाई करने का एक कंडीशन होता है कि द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट टू विच एक्स इज टेंडिंग। मतलब जिस पॉइंट पर हम लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं, उस पॉइंट के आसपास उस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। तो हमें दिया गया है कि f of a इज इक्वल टू 0, एंड क्योंकि a, 0 पॉइंट के थ्रू ग्राफ पास कर रहा है, मतलब द फंक्शंस वैल्यू एट a इज 0। और यहाँ पे लिमिट में 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो log ऑफ 1 आएगा, वो 0 है, और डिनोमिनेटर में भी 0 आ रहा है। तो ये 0/0 इंडिटर्मिनेट फॉर्म में है। और हमें यूनिक टैंजेंट दिया गया है, मतलब f of x इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू, दोनों इक्विवेलेंट है। तो नाउ वी विल टेक द लिमिट एज x टेंड्स टू a। जैसे x a के पास आता जाता है, लॉगरिथम ऑफ 1 + 6 टाइम्स f of x by 3 टाइम्स f of x। ये 0/0 इंडिटर्मिनेट फॉर्म में है। इसका हम पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन लेंगे और उसे डिनोमिनेटर के डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे। तो यूजिंग लोपेटल रूल, हम आपको याद होगा कि ये फिर से ये कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शंस के फॉर्म में है। और हमारा पांचवा रूल, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में कॉम्पोजिशन चेन रूल था। तो हम यहाँ चेन रूल अप्लाई करेंगे न्यूमरेटर के लिए। चेन रूल के लिए हम आउटर फंक्शन को f of x लेंगे, इनर फंक्शन जो 1 + 6 f of x है उसको हम g of x लेंगे। सो द डेरिवेटिव ऑफ आउटर फंक्शन at the value taken by the inner function f dash of g of x
यहाँ f डैश एक्स 1/1+6 f(x) होगा, क्योंकि d/dx ऑफ log x इज 1/x, और हम x की जगह g(x) सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। तो 1/1+6 टाइम्स f(x) इनटू g'(x), अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। यहाँ पर अंदर वाला फंक्शन 1+6 टाइम्स f(x) है। इसका डेरिवेटिव लेने पर 1 का डेरिवेटिव 0 आता है, 6 टाइम्स f(x) का डेरिवेटिव 6 टाइम्स f'(x) आएगा। तो इसलिए न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 1/1+6 f(x) इंटू 6 टाइम्स f'(x) है, और डिनोमिनेटर का सीधा सीधा डेरिवेटिव 3 टाइम्स f'(x) है। अब हम f'(x) को कैंसिल कर सकते हैं। 3 और 6 बिकम 2, 2 बाहर आ जाता है, और a को डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन से हमें मिलता है 1/1+6 टाइम्स f(a) की वैल्यू दी गई थी कि 0 है, because it passes through the point a, 0 at x is equal to a, f(x) is equal to 0। तो f of a is equal to 0, डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन से हमें फाइनाइट फिक्स्ड रियल नंबर मिल रहा है, मतलब ये फॉर्म डिटर्मिनेट फॉर्म में है, और पूरे लिमिट की वैल्यू 2 आती है। अगला क्वेश्चन, f of x is equal to tan x over x, then find the limit as x tends to 0 of greatest integer of f of x plus x square whole raised to the power of 1 over fractional part of x, f of x। अब इन टाइप ऑफ क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर किया जा रहा है कि tan x by x as x tends to 0 की वैल्यू भले ही 1 हो, पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 के आसपास हर एक पॉइंट पर tan x by x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। मतलब कभी 1 पर पहुंचती नहीं, उसकी लिमिट की वैल्यू 1 होती है। पर अगर इक्वालिटी की बात की जाए तो tan x over x की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है, तो 0 के आसपास। तो इसलिए अगर इस टर्म का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया जाए तो हमें 1 मिलता है, और उसका फ्रैक्शनल पार्ट लिया जाए, सो देन वी गेट tan x over x -1। तो हम इन दोनों टर्म्स को उन वैल्यू से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f of x आपको पता है 1 है, एंड दैट इज व्हाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ f of x इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f of x। उस फंक्शन से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर सब्ट्रैक्ट करें तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट आता है, इसलिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ f of x इज इक्वल टू f of x -1, tan x over x -1। तो हम इन दोनों टर्म्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे। द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f of x इज इक्वल टू 1, एग्जैक्ट इक्वालिटी आती है, एंड द फ्रैक्शनल पार्ट इज द लिमिट एज x टेंड्स टू 0 tan x over x -1। अब हम इन दोनों टर्म्स को इस लिमिट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। So the limit as x tends to 0, greatest integer की वैल्यू 1 है, plus x square raised to 1 over tan x by x -1 as x tends to 0। अब देख सकते हैं अगर 0 डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करें तो ये 1 to the power of infinity के फॉर्म में आ रहा है। तो इसे हम फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, which is e to the limit x tends to 0। g of x को एज इट इज हम डिनोमिनेटर में ले लेंगे, और न्यूमरेटर में 1 plus x square -1 आएगा, which is nothing but x square। So we get e raised to limit x tends to 0 f of x -1, which is x square, into g of x, where g of x is 1 over fractional part of f of x, और fractional part of f of x की वैल्यू ये आ रही थी। So e raised to limit x tends to 0 x square upon tan x by x -1। अब इस फॉर्म में अगर 0 फिर से सब्स्टिट्यूट करें तो एक्सपोनेंट में इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0/0 आ रहा है। 0/0 फॉर्म सॉल्व करने का एक आसान तरीका लोपेटाल रूल होता है, पर आपको याद होगा लोपेटाल रूल एज अ लास्ट डिच एफर्ट ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ऑफन ये प्रॉब्लम्स को कॉम्प्लिकेट कर सकता है। जैसे इस प्रॉब्लम में अगर देखें एक्स स्क्वायर, अगर tan x over x का डिफरेंशिएशन ट्राई करें हम तो बहुत बड़ा टर्म आ सकता है, तो इसे हम एक्सपेंशन के थ्रू ट्राई करेंगे। वो भी एक मेथड होता है 0/0 फॉर्म इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स को सॉल्व करने का, ताकि हम एक्सपेंशन के थ्रू किसी ट्रांसेंडेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम अलजेब्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर पाए, और अलजेब्रिक फंक्शन का लिमिट ढूंढना थोड़ा ज्यादा आसान होता है। इसलिए हम न्यूमरेटर में x स्क्वायर, डिनोमिनेटर में tan x की एक्सपेंशन आपको याद होगा x plus x cube by 3 प्लस सो ऑन हायर पावर्स ऑफ x होते थे। तो हम tan x को अलजेब्रिकली एक्सपैंड करेंगे, x plus x cube over 3 प्लस डॉट 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 का मतलब हायर पावर्स ऑफ x, जो हमें दिख रहा है कि मैटर नहीं करेंगे इस प्रॉब्लम में।
क्योंकि न्यूमरेटर में जहाँ x को हम एलसीएम ले लें और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लें, तो e पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 x क्यूब बाय x प्लस x क्यूब बाय 3 प्लस हायर पावर्स ऑफ x माइनस x, यहाँ पे -1 माइनस x बन जाता है। x x कैंसिल हो जाते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में x क्यूब वाला टर्म बच जाता है और बाकी हायर पावर वाले टर्म 0 हो जाते हैं। तो इस पूरे लिमिट की वैल्यू e क्यूब के बराबर है। अगला क्वेश्चन, द लिमिट एज n टेंड्स टू इंफिनिटी n टू द पावर ऑफ नेगेटिव n स्क्वायर इनटू ये पूरा टर्म n plus 2 to the power 0 into n plus 2 power minus 1 plus so on whole raised to the power of n। अब हम किसी भी लिमिट वाले क्वेश्चन पर पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से ट्राई करते हैं, पर बहुत कम चांस होता है कि इन्फिनिटी वाली लिमिट्स पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से कोई आंसर आने वाला है। फिर भी हम ट्राई कर लेते हैं, कांस्टेंट इंडिटरमिनेट फॉर्म इससे बन रहा है। अगर n को इन्फिनिटी से सब्स्टिट्यूट करें तो इन्फिनिटी रेज टू नेगेटिव इन्फिनिटी, सो इन्फिनिटी रेज टू सम नेगेटिव पावर विच इज नियरली 0। तो 0 टाइम्स ये सारे टर्म्स इन्फिनिटी या इन्फिनिटी टेंडिंग टू इन्फिनिटी होंगे, रेज टू द पावर इन्फिनिटी। सो ये 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म में आ रहा है। अब 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म को सॉल्व करने का मेथड होता था या तो हम 0 बाय 0 फॉर्म में कन्वर्ट करें या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट करें। और हमें दिख रहा है कि पहला टर्म एक नेगेटिव एक्सपोनेंट पे रेज, मतलब उसका हम रेसिप्रोकल ले सकते हैं। n टू द पावर माइनस एन स्क्वायर हम लिख सकते हैं 1 अपॉन n टू द पावर n स्क्वायर। तो हम वही करेंगे, हम इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। सो लिमिट इज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये पूरा टर्म इसी का सिंप्लीफिकेशन है, 2 पावर माइनस 1 इज नथिंग बट 1 over 2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमने n टू द पावर माइनस एन स्क्वायर को डिनोमिनेटर में ले लिया और n टू द पावर n स्क्वायर इज नथिंग बट n टू द पावर n होल रेज टू द पावर n, राइट। सो इसलिए हमने इस आउटर वाले टर्म को इस टर्म के अंदर ले लिया और n को बाहर कॉमन एक्सपोनेंट ले लिया। सो n टू द पावर n स्क्वायर which is n to the power n into n is nothing but n to the power n whole raised to the power n। so इसे हम लिख सकते हैं लिमिट as n tends to infinity, न्यूमरेटर as it is, डिनोमिनेटर में n to the power n, क्योंकि बाहर वाला एक्सपोनेंट हमने कॉमन ले लिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के लिए। so this is in the form infinity by infinity। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में n times n मल्टीप्लाई हो रहा है, n to the power n is nothing but multiplying n into itself n times। तो हम उन n n's को हर टर्म में डिवाइड कर लेंगे। so the limit as n tends to infinity n plus 1 over n whole raised to the power n into n plus 1 over 2 whole by n whole raised to the power n and so on until the last term। so until the nth term, यहाँ पे हम n को डिवाइड करेंगे हर न्यूमरेटर के हर टर्म से, जैसे हम इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में n की हाईएस्ट पावर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे हर टर्म में n की हाईएस्ट पावर 1 है, तो हम n से डिवाइड करेंगे। सो द लिमिट एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n से डिवाइड करने पर ये 1 हो जाता है, ये 1 over n हो जाता है, डिनोमिनेटर 1 रहता है। इनफैक्ट हर टर्म में डिनोमिनेटर 1 रहेगा। सो दिस इज द लिमिट एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी of 1 plus 1 over n whole raised to the power n into 1 plus 1 over 2n whole raised to the power n and so on। n को हम दूसरे टर्म में 2 over 2 into n भी लिख सकते हैं and so on। इसे लिखने का ये रीजन था कि आपको याद होगा हमारे स्टैंडर्ड लिमिट्स में द लिमिट एज n tends to infinity of 1 plus 1 over n whole raised to the power n is equal to e। और अगर कोई स्केलर फैक्टर आ जाता है द लिमिट एज x टेंड्स टू 0 1 plus x होल पावर लैम्डा बाय x, तो वो e पावर लैम्डा हो जाता है। इसलिए यहाँ हम उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, लिमिट एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 plus 1 over n होल रेज़्ड टू पावर n, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है e। दूसरे टर्म में हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं आ रहा था, हम लिमिट 2n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे, पर एक्सपोनेंट में केवल n था, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया ताकि ये 2 एक्स्ट्रा लैम्डा फैक्टर आ जाए। सो दिस विल बी द लिमिट एज 2n टेंड्स टू इन्फिनिटी of 1 plus 1 over 2n whole raised to the power 2n divided by 2, that is nothing but e power 1 over 2 and so on। हर टर्म के लिए हमने यही किया। so that is the limit as n tends to infinity e into e power 1 over 2 into e power 1 over 2 square and so on।
e power 1 over 2 to the power n minus 1. Or the product of exponent terms is nothing but the base raised to the sum of the exponents. तो यहाँ पे हम लिखेंगे the infinite geometric progression का sum e power 1 into e power 1 over 2 into e power 1 over 2 square and so on till infinity. इसे हम लिख सकते हैं e whole raised to the power of 1 plus 1 plus 1 by 2 plus 1 by 2 square plus so on till infinity. और उस ज्योमेट्रिक एक्सप्रेशन, उस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सम का वैल्यू 1 by 1 minus 1 by 2 होता है एंड वी गेट e स्क्वायर एज द आंसर. तो इसमें हमारा पहला कॉन्सेप्ट था 0 into infinity को infinity by infinity फॉर्म में कन्वर्ट करना. यहाँ पे हमने कर लिया. और इस infinity by infinity फॉर्म में n को हर टर्म में डिवाइड कर लेना. हर टर्म में infinity by infinity फॉर्म को एल्गोरिथम से n की हाईएस्ट पावर से डिवाइड करना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को. तो हमने डिवाइड किया और हमें दिखा कि ये सारे 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहे हैं और इनकी वैल्यू e रेज टू लैम्डा है, जहाँ लैम्डा वो एक्स्ट्रा फैक्टर आ रहा है. हर टर्म में लैम्डा जो एक्स्ट्रा फैक्टर है वो 1/2 की कोई पावर है. जैसे कि सेकेंड टर्म में हम देख रहे थे कि as 2n tends to infinity 1 plus 1 over 2n raised to 2n divided by 2, वहाँ divided by 2 एक्स्ट्रा आ रहा था. तो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूला से उसकी वैल्यू e पावर 1 over 2 होती है, e raised to the power of the extra factor and so on. 1 plus 1 over 2 raised to n minus 1 into n whole to the power 2 raised to n minus 1 into n divided by 2 raised to n minus 1. so लास्ट टर्म में एक्स्ट्रा फैक्टर 1 by 2 into 2 raised to power n minus 1 है, इसलिए लास्ट टर्म के लिमिट की वैल्यू e पावर 1 over 2 to the power n minus 1 आएगी. और इन सारे टर्म्स के प्रोडक्ट as limit n tends to infinity is nothing but e raised to the sum of the infinite geometric series. So e raised to 1 plus 1 over 2 plus so on till infinity. और उसकी वैल्यू gp के फॉर्मूले से, sum of infinite gp के फॉर्मूले से 1 by 1 minus r which is 1 by 1 minus 1 by 2 और आंसर आता है e स्क्वायर. सो हमारा अगला क्वेश्चन, इफ f of x is this piecewise function, आपको याद होगा जब कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर बांटा जाता है तो उसे हम piecewise function कहते हैं. So f of x is defined by this piecewise function and g of x is defined by this piecewise function and h of x is absolute value of x. Then the limit of f of g of h of x. यहाँ तीन फंक्शन का कॉम्पोजिशन लिया गया है, h of x को g of x के आर्ग्यूमेंट में और g of h of x को f of x के आर्ग्यूमेंट में, और इस पूरे फंक्शन का लिमिट ढूंढना है. तो पहले हम सबसे अंदर वाले फंक्शन का लिमिट ढूंढेंगे, द लिमिट एज x टेंड्स टू 0 ऑफ h of x. और हम सीधा उसकी वैल्यू नहीं लिखेंगे क्योंकि लिमिट आउटर मोस्ट फंक्शन है, तो हम बस लिखेंगे h of x का लिमिट mod x. यहाँ पे हम mod x सब्स्टिट्यूट कर देंगे. अब g of mod x आएगा. g of mod x आप देख सकते हैं mod x पीसवाइज फंक्शन के इस ब्रांच में आता है क्योंकि mod x हमेशा पॉजिटिव होता है. इन कंडीशंस में हमें वी नो लॉन्गर सी द कंडीशन ऑन x बट ऑन द आर्ग्यूमेंट ऑफ g. यहाँ पे g की आर्ग्यूमेंट h of x है ना कि x. तो हम इन दोनों कंडीशंस में, इनफैक्ट इस पूरे फंक्शन में जहां भी हमें x दिख रहा है वहां हम h of x पिक्चर करेंगे. So g of h of x is equal to h of x plus 1 when h of x is greater than 0 and negative of h of x square plus 1 when h of x is less than 0. And हमें पता है कि h of x is the absolute value of x and that is always positive. So g of h of x when h of x is absolute value of x is equal to h of x plus 1. तो हम g of h of x को further simplify कर सकते हैं g of x के piecewise definition से. g of h of x is nothing but 1 plus h of x, which is 1 plus mod x. So finally limit reduces to f of 1 plus mod x. अब 1 plus mod x हम फिर से f of x की डेफिनेशन में जहां भी x दिख रहा है वहां पे हम g of h of x सब्स्टिट्यूट करेंगे और g of h of x हमें पता है 1 plus mod x है. 1 plus mod x is always greater than equal to 1, इसलिए इस ब्रांच में डेफिनेशन होगी. So f of g of h of x is 1 plus mod x minus 1 which is mod x and the value of this whole function is mod x and limit as x tends to 0 is 0. So ये इसका सोल्यूशन है. लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट से 0 प्लस पे h of x की वैल्यू 0 आती है. g of 0 प्लस इज इक्वल टू 1
and f of 1 plus, because slightly greater than 1, is equal to 1 minus 1, which is 0. Similarly, लेफ्ट हैंड लिमिट से 0 माइनस पे h of x की वैल्यू फिर से 0 आती है, बट पॉजिटिव 0 क्योंकि हम मॉड्यूलस ले रहे हैं. सो 0 प्लस g at any number slightly greater than 0 is again 0 plus 1, which is 1, slightly greater than 1, and f of x की वैल्यू 1 minus 1 0 आती है. लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट दोनों अग्री कर रहे हैं, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू 0. हमारा अगला क्वेश्चन एक लिंक्ड कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है. इन क्वेश्चंस में एक स्टेटमेंट या कुछ फैक्ट्स दिए जाते हैं और उनके बेसिस पे मल्टीपल क्वेश्चंस दिए जाते हैं. इस लिंक्ड कॉम्प्रिहेंशन में दो क्वेश्चंस दिए गए हैं. ये काफी कॉमन मॉडल होता है ऑब्जेक्टिव पेपर्स में. तो यहाँ पे हमारा पैराग्राफ है, let f of x be a polynomial satisfying the limit as x tends to infinity of x square f of x by 2 into x to the power 5 plus 3 is equal to 6. एंड f के अलग अलग पॉइंट्स पे डिफरेंट वैल्यूज दी गई हैं. पहला क्वेश्चन है f of 0 एंड दूसरा क्वेश्चन है x minus 1 by sin of f of x minus 2x minus 1 as x tends to 1 की लिमिट. अब इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका होगा कि f of x को हम ढूंढ लें, और हमें ये भी दिया गया है कि f of x इज अ पॉलिनोमियल. तो हम बस इंट्यूशन से क्वेश्चन को देखेंगे कि अगर वन पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल कोई फिक्स्ड वैल्यू आ रही है, यहाँ पे फिक्स्ड वैल्यू 6 है, कोई कांस्टेंट वैल्यू आ रही है दोनों फंक्शंस के डिवीजन से, तो न्यूमरेटर द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर, द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन द न्यूमरेटर will be the same as the highest power of x in the denominator. और डिनोमिनेटर में x की हाईएस्ट पावर 5 है, इसलिए न्यूमरेटर में भी x की हाईएस्ट पावर 5 होनी चाहिए ताकि उनके रेशियो का लिमिट एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी एक फिक्स्ड वैल्यू आए. अब न्यूमरेटर में f of x की डिग्री उसके लिए 3 होनी पड़ेगी ताकि x स्क्वायर मल्टीप्लाई करें तो हाईएस्ट पावर इस न्यूमरेटर में 5 आए, डिनोमिनेटर में भी 5 आएगी और आंसर 6 होगा. अब बस क्वेश्चन को देख के हम f of x में x क्यूब के कोएफिशिएंट की वैल्यू भी ढूंढ सकते हैं. क्योंकि फाइनली जो आंसर आएगा 6, जो आंसर आ रहा है दैट इज नथिंग बट a नॉट बाय b नॉट. अगर आपको फॉर्मूला याद होगा लिमिट एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी के एल्गोरिथम वाला, तो द लिमिट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ द हाईएस्ट पावर्स ऑफ x. सो अगर डिनोमिनेटर में x पावर 5 के कोएफिशिएंट 2 है, तो न्यूमरेटर में x पावर 5 के कोएफिशिएंट को 12 होना पड़ेगा ताकि उनके रेशियो की वैल्यू 6 आए. So now we already know f of x is of the form 12 times x cube plus something x square plus something into x plus some constant. तो हमें f of x का पहला टर्म मिल गया है which is 12 times x cube. अब हम इन तीन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके बाकी टर्म्स के कोएफिशिएंट्स ढूंढेंगे और इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. So since the limit x tends to infinity is finite and non-zero, f of x must be a polynomial of degree 3. और f of x की 3 वैल्यूज दी गई है और हमारे पास 3 अननोन कोएफिशिएंट्स है, तो पूरा फंक्शन सॉल्व किया जा सकता है. यहाँ पे हम f of x को इस फॉर्म में ले सकते हैं ताकि पहला टर्म 0 हो जाए. और यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पैटर्न दिख रहा है कि f of 1 3 है, f of 3 7 है, f of 5 11 है, ये सारे 2x plus 1 के फॉर्म में आ रहे हैं. तो इस ऑब्जर्वेशन से हम लिख सकते हैं कि f of x इज लैम्डा टाइम्स x minus 1 x minus 3 x minus 5 plus 2x plus 1. इसलिए लिखा गया है क्योंकि इस पॉलिनोमियल फंक्शन की डिग्री 3 है और इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके हमें राइट हैंड साइड की वैल्यूज भी मिल रही है. तो दिस इज जस्ट अ सिंप्लीफिकेशन. अगर ये हम ना भी सोच पाए तब भी हम f of x की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि 3 ही कोएफिशिएंट्स हमें ढूंढने हैं और 3 वैल्यूज दी गई हैं. And we already know the coefficient and the highest power of f of x, which is 12x cube. तो यहाँ पे हमें f of x ये मिलता है 12x cube plus some coefficient into x square plus some coefficient into x plus constant. तो यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करके हमें 17th क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा. और इसी फंक्शन को हम sin of f of x minus 2x minus 1 में सब्स्टिट्यूट करें
तो हमें ये फंक्शन मिलता है डिनोमिनेटर में, और आप देख सकते हैं the only term causing indeterminacy is x minus 1. So we will multiply and divide by coefficient of x minus 1. और यहाँ पर इस लिमिट में all terms which are not causing indeterminacy are considered coefficient of x minus 1. जैसे आपको याद होगा, लिमिट एज x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ लैम्डा x डिवाइडेड बाय लैम्डा बाय x इज इक्वल टू लैम्डा. वहां लैम्डा कोएफिशिएंट ऑफ x है, और मैं मान रहा हूं कि हर टर्म जो इंडिटरमिनेंसी की तरफ कंट्रीब्यूट नहीं करता उसे हम लैम्डा के अंदर ही ले लें. सो यहाँ पे 12 times x minus 3 into x minus 5, the whole term is lambda, is the coefficient of x minus 1, क्योंकि x tends to 1, x minus 1 is causing indeterminacy. इसलिए इसका वैल्यू 1 upon 12 times x minus 3 into x minus 5 होगा. और हम 1 सब्सटीट्यूट करेंगे तो x minus 3 की वैल्यू -2, x minus 5 की वैल्यू -4, -2 into -4 8, 8 into 12 96. तो इस लिमिट की वैल्यू 1/96 आएगी. तो इस क्वेश्चन में हमारा टास्क यही था कि f of x को ढूंढना है, और हमारा टास्क बहुत आसान बनाया गया था क्योंकि हमें दिया गया था f of x इज पोलर ऑब्जेक्ट. तो हमें f of x का पहला टर्म मिल गया 12x क्यूब जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन, और बाकी तीन कोएफिशिएंट x स्क्वायर x और कांस्टेंट टर्म के कोएफिशिएंट हमें इन तीन वैल्यूज ऑफ f एट डिफरेंट पॉइंट से मिल जाएंगे. इससे पूरा f of x डिटर्मिन हो जाता है और 17 इजीली सॉल्व हो जाता है. 18th में हमें f of x minus 2x minus 1 को फिर से फैक्टराइज करके x minus 1 इंडिटर्मिनेसी वाला टर्म को आइडेंटिफाई करके बाकी टर्म्स को बाहर लेके उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा. इस क्वेश्चन में यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हमें रेडिकल टर्म्स के डिफरेंस दिख रहे हैं न्यूमरेटर में, और आपको याद होगा जब हम रेडिकल टर्म्स के डिफरेंस देखते हैं तो हम इमीडिएटली रैशनलाइजेशन के बारे में सोचते हैं. पर इस क्वेश्चन की खासियत यही है कि हमें रैशनलाइजेशन 2 बार करना पड़ रहा है, क्योंकि पहले रेडिकल को हम निकाल भी लें तब भी हम एक और रेडिकल टर्म के डिफरेंस के साथ बच जाते हैं. तो काफी आसान क्वेश्चन है, पर यही कॉन्सेप्ट है कि रैशनलाइजेशन बार बार भी अप्लाई करना पड़ सकता है. तो यहाँ √1 प्लस √2 प्लस x माइनस √3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, पहले हम न्यूमरेटर को के बाहर वाले रेडिकल टर्म्स को रैशनलाइज करेंगे. सो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय द conjugate of the numerator, and conjugate is found by replacing minus sign with plus sign in between the radical terms. तो यहाँ पे √1 प्लस √2 प्लस x प्लस √3 मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे. न्यूमरेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा के ये √2 प्लस x माइनस 2 आ जाता है, और डिनोमिनेटर में ये पूरा टर्म इंटू x माइनस 2. अब हम फिर से रैशनलाइज करेंगे क्योंकि ये फिर से इंडिटरमिनेट फॉर्म में है, and again rationalization requires the conjugate of the numerator which is √2 plus x plus 2. तो ये एक और एक्स्ट्रा टर्म आ जाता है, और मल्टीप्लाई न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करने पे ये x minus 2 में रिड्यूस हो जाता है. x minus 2 both of the terms causing indeterminacy, they can be cancelled. एंड फाइनली हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, which is substituting x as 2 इन द डिनोमिनेटर. दोनों कॉन्जुगेट टर्म्स में x2 सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा. तो हमारा अगला क्वेश्चन, the limit as x tends to infinity, limit as x tends to infinity of x cube upon 3x square minus 4 minus x square upon 3x plus 2. अब इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करने पे हमें दिखता है कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स के दो मेथड्स होते हैं. एक तो एलसीएम लेना, दोनों टर्म्स के एलसीएम लेके एक ही टर्म बना लेना, एक ही रैशनल टर्म, और दूसरा मेथड होता है रैशनलाइजेशन. अब यहाँ पे कोई रेडिकल टर्म्स के डिफरेंस नहीं दिख रहे हैं, तो रैशनलाइजेशन इज नॉट द मेथड टू यूज, देयरफॉर द मेथड इज एलसीएम. तो इन दोनों डिनोमिनेटर्स को हम कॉमन फैक्टर्स लेके, मतलब इस केस में दोनों को मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो x cube times 3x plus 2 minus x square times 3x square minus 4 divided by the product of the two denominators. यहाँ पे हाईएस्ट पावर आप देख सकते हैं कैंसिल हो जाती है 3x पावर 4, और हम बचते हैं दो टर्म्स के साथ जिनकी हाईएस्ट पावर ऑफ x सेम है. तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के एल्गोरिथम से सॉल्व होगा. इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का एल्गोरिथम यही था कि x की हाईएस्ट पावर से हम दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे. So this reduces to 2/9.
क्योंकि बाकी सारे टर्म 0 की तरफ टेंड करते हैं। हर टर्म में x डिनोमिनेटर में है सिवाय x की हाईएस्ट पावर वाले टर्म्स में। सो इस क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट था कि पहले हमें इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इंडिटर्मिनेट फॉर्म आइडेंटिफाई करना है, एलसीएम लेके उसे किसी नॉन इंडिटर्मिनेट फॉर्म, किसी कॉमन इंडिटर्मिनेट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जो इस केस में इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आया। और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के एल्गोरिदम से, जिसमें हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को x की हाईएस्ट पावर से डिवाइड करना होता है, उसे लगा के हमने आंसर निकाल लिया लिमिट का, विच इज 2/9। ये अगला क्वेश्चन, इफ द लिमिट एज x टेंड्स टू 0 ऑफ x टू द a into sin to the power b x by sin of x to the power c, where a, b, c are all non-zero real numbers. If this limit exists and has a non-zero value, then find the relation between a, b and c. अब इस क्वेश्चन को हमें इंट्यूटिवली सॉल्व करना होगा बिना कुछ लिखे। हमें इस क्वेश्चन के लिए दो चीजें याद होनी चाहिए। एक तो द लिमिट एज x टेंड्स टू 0 of sin of x raised to the power m by x raised to the power m can be written। सो इसीलिए अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करता है, सो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में x के इक्विवेलेंट जो भी टर्म्स हैं उनकी पावर्स इक्वल आनी चाहिए। न्यूमरेटर में x के इक्विवेलेंट a प्लस b टोटल पावर है और डिनोमिनेटर में c है। पिछले कॉन्सेप्ट यूज करते हुए अगर साइन रेज टू बी एक्स बाय एक्स रेज टू बी आ जाए तो उसकी वैल्यू सीधा हम 1 लिख सकते हैं। सिमिलरली साइन ऑफ एक्स रेज टू सी बाय एक्स रेज टू सी आ जाए, उसकी वैल्यू भी 1 लिख सकते हैं। तो एक्स रेज टू सी और एक्स रेज टू बी लाने के लिए हम इस लिमिट में मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो फाइनली हम बचते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 x रेज टू a प्लस b माइनस सी। और इसकी वैल्यू नॉन जीरो तभी होगी जब a प्लस बी माइनस सी 0 के बराबर हो जाए, ताकि इसकी वैल्यू 1 आ जाए। सो दिस लिमिट हैज नॉन जीरो वैल्यू a प्लस बी इज इक्वल टू सी। सो फाइनली हमारा लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास के लिए, द लिमिट एज n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ n टाइम्स x रेज टू 1 ओवर n माइनस 1, देन f ऑफ x y इज इक्वल टू। सो हमें इस क्वेश्चन में f ऑफ x की वैल्यू ढूंढनी है। वी हैव टू फाइंड f ऑफ x एज अ फंक्शन ऑफ x। तो इन्फिनिटी डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करने में हम देख सकते हैं ये 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म में है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम पहले या तो 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्टिंग इनटू 0/0 फॉर्म, वी विल टेक n एज द डिनोमिनेटर 1 ओवर n। 1 ओवर n को हम m लिख देंगे, x रेज टू m माइनस 1 ओवर m। और यहाँ हम देख सकते हैं कि m वेरिएबल है, सो दिस इज इन आवर स्टैंडर्ड फॉर्म a टू द पावर x माइनस 1 ओवर x, वेयर x इज द वेरिएबल। यहाँ m वेरिएबल है तो x रेज टू m माइनस 1 ओवर m, और इसकी वैल्यू log x होती है। जैसे a रेज टू x माइनस 1 ओवर x as x टेंड्स टू 0 is log a, वैसे ही लिमिट ऑफ x रेज टू m माइनस 1 ओवर m as m tends to 0 is log x. So f of x is equal to log x. Therefore, f of xy, which is log, is the same as log x plus log y from properties of logarithm, which is f of x plus f of y. So that is the answer. So thank you for attending today's class. This is the last lecture in limits and derivatives. And to further build concepts, I would only suggest practicing more problems, the DPPs that are shared on the Sathi platform, and going over the lectures again. I will be sharing this PPT on the platform as well. Thank you.